हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूपी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पे पिछले बार हम लोग डिस्कस कर लिए थे ब्रिटिश कंट्रोल ओवर यूपी तक। ठीक है, तो अब हम लोग रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एंड यूपी का इसमें देखेंगे। तो बिना कोई टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक्चुअली में मुझे इस वीडियो को लाने में थोड़ी देर इसलिए हो गई क्योंकि इन दिनों मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं चल रही थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हमारी वीडियो इन कॉन्टीन्यूटी लगातार बरकरार रहेगी। तो चलिए बिना कोई देरी के अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रिवोल्यूशन ऑफ 1857 की अगर हम बात करें, द इंडियन पीपल फाइट फॉर फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल बिगैन 100 years आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी। होता क्या है कि जो आपके अंग्रेज रहते हैं वो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो बैटल ऑफ प्लासी रहता है, जो बैटल ऑफ प्लासी का जो युद्ध रहता है, इसमें एक्चुअली में ये युद्ध नहीं रहता, ये एक्चुअली एक तरीके का षड्यंत्र रहता है जिसमें कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। बैटल ऑफ प्लासी, इसकी सबसे खास बात ये है, इसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरी तरफ बंगाल का जो नवाब है सिराजुद्दौला, वो है सिराजुद्दौला। तो होता क्या है कि यहाँ पे जो ये बैटल ऑफ प्लासी होती है, इसमें मीर जाफ़र और अमीर चंद नाम के जो लोग रहते हैं, दो लोग रहते हैं, ये इससे गद्दारी कर देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलके इसके खिलाफ बगावत करते हैं। तो इसका क्या होता है नतीजा कि इस युद्ध में मीर जाफ़र को नवाब बनाने की बात कही जाती है और फिर 1757 से मीर जाफ़र नवाब बन जाता है। ठीक है, अब मीर जाफ़र के नवाब बन जाने से एक चीज़ ये हो जाती है कि यहाँ पे जो दीवानी राइट्स होते हैं, वो दीवानी राइट्स आपके अंग्रेज़ों को मिल जाते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। ठीक है, तो दीवानी राइट्स के मिलने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है अब से जो भी रेवेन्यू रिलेटेड मसला होगा, ठीक है, या फिर जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उस पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होगा। जो दूसरा आपका विभाग था, वो था आपका फौजदारी। ठीक है, उस पर अभी भी नवाब का चलता था। ठीक है, फौजदारी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी ही ड्यूटी थी, कोई राइट था ही नहीं। सारी राइट यहाँ पे थी, सारी ड्यूटी यहाँ पे थी। तो इसे कहा जाता है कि एक एक ऐसा हथियार है या एक ऐसा डंडा जिसे चलाने का अधिकार ही नहीं है। ठीक है, नवाब को एक ऐसा डंडा दे दिया गया, जो दे तो दिया गया लेकिन ये चला नहीं सकते। तो ये स्थिति थी यहाँ पे। फिर उसके बाद इसी तरह से जब टाइम पास होते हुआ तो बंगाल में अपनी की पोजीशन कंसोलिडेट होती गई। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेनली आपकी बात करें तो 1776 तक टाइम आते आते ये हो गया कि पूरा बंगाल आपका अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और इस पर अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट रूल करना शुरू कर दिया। बंगाल के अलावा जो दूसरे इलाके थे, जैसे बॉम्बे था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और तीसरा है मद्रास, तो यहाँ पे भी अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा कब्ज़ा जमाया था। बॉम्बे की अगर हम बात करें तो इसे एंग्लो मराठा वॉर के तहत, एंग्लो मराठा वॉर के तहत इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में लिया गया और इसे जो है एंग्लो मैसूर वॉर के तहत, एंग्लो मैसूर वॉर
के तहत जो है ये अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे अब स्थिति बन गई है, तो 1800 कुल मिला के 1818 तक आते-आते, और 1818 तक आते-आते जो आपका अंग्रेज़ों का जो एक बड़े हिस्से पे कब्ज़ा हो चुका था, ठीक है? तो ये स्थिति थी। तो इसी स्थिति में जो यूपी था वो बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था उस समय पे, ठीक है? तो जैसे ही यू यू बंगाल पे अंग्रेज़ों का कब्ज़ा बढ़ना शुरू हुआ, तो यूपी पे भी उनका कब्ज़ा बढ़ना शुरू हुआ। तो इस दौरान उन्होंने यूपी में एक और नियम लाया था जिसे हम लोग कहते हैं अ, जिसे हम लोग कहते हैं महालवाड़ी व्यवस्था, राइट? महालवाड़ी व्यवस्था। इसकी इसकी खास बात ये थी कि महालवाड़ी व्यवस्था में आपके जो भी गांव होते थे उन्हें महाल कहा जाता था, ठीक है? तो गांवों को जो है बेसिकली ये रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया जाता था। ये गांवों के जो सरपंच होते थे उनको रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया जाता था, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर होता था या फिर जो भी ऑफिशियल होते थे उनको ये हैंड ओवर करता था, जो कि फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता था। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था जो है यूपी की ही देन थी, और इसकी वजह से क्या होता है यूपी में किसानों का काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें महालवाड़ी व्यवस्था की थी। इन्हीं सब वजहों से और फिर इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी, जैसे राजाओं के राज्यों का अधिग्रहण कर लिया गया, ठीक है? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे कि यूपी में 1857 की क्रांति हो गई। अब 1857 की अगर हम क्रांति की अगर बात करते हैं, तो 1857 की क्रांति के अगर हम बहुत सारे कारण थे, ठीक है? अगर हम रीज़न पे आएँ तो रीज़न फॉर इसके कारण की बात करें तो इसके सबसे पहले कारण की अगर हम बात करें तो पहला कारण था इसका सैनिक कारण, ठीक है? तो सैनिक कारण में ये था कि जो आपके अ, सेना थे, जो सेना के लोग थे वो ज़्यादातर आपके यहाँ से अवध से ही बिलोंग करते थे, ठीक है? जो बंगाल रेजिमेंट थी अंग्रेज़ों की वो ज़्यादातर अवध के सैनिक थे, और ये जो सैनिक हुआ करते थे ये पार्ट टाइम किसान हुआ करते थे, ठीक है? तो जब कोई सैनिक अभियान नहीं होता था तो फिर ये किसान जो है मतलब ये किसान बन जाते थे, और जब किसी मिशन पे जाना होता था तो फिर ये चले जाते थे सैनिक बन जाते थे। तो ये सैनिक जो थे यहाँ के, सैनिक इज इक्वल टू किसान थे, ठीक? और ये कहाँ के थे? अवध के। दूसरा था धार्मिक कारण। धार्मिक कारण ये था कि यहाँ पे जो प्रतीक चिन्हों को लगाने की मनाही थी, ठीक है? प्रतीक चिन्ह नहीं लगा सकते थे। दूसरे समुद्र पार यात्रा करवाते थे, समुद्र पार यात्रा ये भी मंजूर नहीं था। तीसरा जो था वो सबसे बड़ा था आपका गाय और सूअर की चर्बी, सूअर की चर्बी का मामला, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो अंग्रेज़ों ने नया न्यू इनफील्ड राइफल लाई थी उसमें कार्ट्रिज में ये लगाया जाता था, ठीक है? इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें थी, जैसे आपका अगर सैनिक राजनीतिक की बात करें, ठीक है? राजनीतिक, तो राजनीतिक में ये था कि कई सारे राजा इसके इसके तहत आता है। सबसे पहले सब्सिडरी अलाइंस, सब्सिडरी
अलायंस विथ अवध, ठीक है। या इसके अलावा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये कुछ ऐसी पॉलिसी थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असंतोष बढ़ा, ठीक है। फिर पांचवा है, अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण भी बहुत महत्वपूर्ण था, जिसमें किसानों का शोषण था, किसानों का शोषण। दूसरा है आपका हथकरघा उद्योग का विनाश, हथकरघा उद्योग का विनाश। तीसरा है विदेशी सामानों का आगमन, विदेशी सामानों का आगमन। तो ये सारी चीज़ें थी जो आर्थिक मामले पे देखने को हमें मिलती हैं। और इसके अलावा भी और कई सारे कारण थे, लेकिन हमें जो नोट करना है वो हमने ये बता दिया कि किन वजहों से यूपी में अब क्रांति हुई थी 1857 की, ठीक है। तो अब हम आते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी उस पर। तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो 10 मई 1857 से होती है, मेरठ से, ठीक है। हालांकि यहाँ पे मामला ये था कि जो योजना बनाई गई थी कि वो जो है बिठूर के रास्ते से क्रांति पहुँचेगी, लेकिन हुआ क्या कि हुआ थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। तो ये मेरठ के रास्ते से क्रांति पहुँची। तो होता क्या है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो 1857 की जो क्रांति है, इसे नाना साहेब ने इसका रूपरेखा तैयार की थी, और इसमें इसका साथ दिया था अजीमुल्ला खान ने बिठूर में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो तारीख तय की गई थी वो 31 मई 1857 को तय की गई थी, लेकिन कुछ कारणवश ये जो थी ये बहुत और पहले हो गई थी, ठीक है। 31 मई की जगह 10 मई की ही हो गई थी। 18 The revolt of 1857 began with the refusal of Indian sepoys, both Hindu and Muslim, to open cartridge greased with cow and pig fat। तो गाय और सुअर की जो चर्बी लगी कारतूस थी उससे उसके मनाही से ये क्रांति की शुरुआत हुई, और फिर धीरे धीरे ये क्रांति की आग पूरे जगह पे फैल गई। 29 मार्च को क्या होता है कि 24th नेटिव इन्फेंट्री का जो सिपाही है मंगल पांडे, जो कि बलिया का रहने वाला था, उसने सार्जेंट मेजर पे फायर कर दिया, ठीक है। उस पर गोली दाग दी और सभी सिपाहियों को आह्वान दिया बगावत करने का। ब्रिटिश ऑफिसर्स एग्जीक्यूटेड मंगल पांडे एंड अदर सिपाही फॉर डिफाइंग दिस ऑर्डर। इस नाफरमानी के लिए मंगल पांडे को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ा दिया, और इसकी वजह से 34वीं रेजिमेंट को डिसबैंड कर दिया गया, ठीक। तो ये तो आपका अंग्रेज़ों ने प्रारंभिक कार्य किया। द लखनऊ रेजिमेंट वाज आल्सो डिसबैंड आफ्टर ए सिमिलर रिवॉल्ट, ठीक है। तो लखनऊ रेजिमेंट को भी इसी तरह से डिसबैंड कर दिया गया। होता क्या है कि व्हेन 85 आउट ऑफ 90 सिपाहीज ऑफ 3rd कैवलरी रेजिमेंट डिफाइड ऑर्डर टू ओपन द ग्रीस्ड कार्ट्रिज, दे वर कोर्ट मार्शल एंड गिवन लॉन्ग टर्म जेल। तो 90 में से 85 सिपाहियों ने जब और बगावत किया तो फिर उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, ठीक है। द ब्रिटिश humiliated the jailed sepoys by stripping them naked. The next day remaining sepoys also revolted and freed their colleagues। तो ये पूरा मामला ऐसे चलता रहा। Rebel सिपाही fired on their officer and marched to Delhi। मेरठ में इन्होंने जो
बागी सैनिक थे वो ऑफिसर को मारे और दिल्ली की तरफ कूच किए और 12 मई को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पे कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को बादशाह घोषित कर दिया भारत का। यहाँ से फिर जो है क्रांति की चिंगारी पूरे जगह पे फैलने लगी और इसमें लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, झांसी, बनारस, प्रयागराज, सब जगह पे फैलना शुरू हो गया। नाना साहेब के साथ दिया तात्या टोपे ने और उन्होंने कानपुर में अंग्रेज़ों को चुनौती दी। रानी लक्ष्मीबाई भी झांसी में अपना विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और इसकी वजह से क्या होता है कि जो काफ़ी जगह ऑर्गेनाइज तरीके से फैलने लगता है। लखनऊ में क्या होता है कि लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है, जो कि अवध की बेगम थी, उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे बगावत शुरू होती है। बहुत सारे ऐसे देसी राजा भी थे जो कि इस जंग में, जो इस युद्ध में न्यूट्रल रहे थे। ठीक है। द रिबेल्स कैप्चर्ड कानपुर ऑन 5 जून। ठीक है। 5 जून को क्या होता है कि जो बागी थे वो कानपुर को कब्जा कर लेते हैं और नाना साहेब को पेशवा बना देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रिटिश रेजिडेंट इन लखनऊ हेनरी लॉरेंस वॉज किल्ड बाय द रिबेल। जो लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट रहता है जिसका नाम हेनरी लॉरेंस रहता है, उसकी हत्या कर दी जाती है लखनऊ में। और रानी लक्ष्मीबाई इज डिक्लेयर्ड एज अ रूलर ऑफ झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी घोषित कर दिया जाता था। खान बहादुर खान कैप्चर्ड बरेली और नवाब नाजिम बन जाता है यहाँ का। ब्रिटिश प्रोविंस वॉज डीपली शेकन बाई लूजिंग कंट्रोल ऑफ दिल्ली। दिल्ली पे अपना अधिकार खोने से जो अंग्रेज़ों की जो हालत हुई थी वो बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दे कैप्चर दिल्ली अगेन बाय कॉलिंग रीइंफोर्समेंट फ्रॉम पंजाब। और इसकी जो भरपाई है वो उन्होंने पंजाब से करनी पड़ी क्योंकि वो सैनिकों पे, इनके सैनिक जो थे वो यहाँ पे ज़्यादा थे नहीं। बहादुर शाह वाज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू रंगून। बहादुर शाह जो था उसे रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे उसकी मौत भी हो जाती है। जॉन निकोलसन भी इस युद्ध में मारा जाता है और ब्रिटिश जो है वो कानपुर को फिर से 6 दिसंबर 1857 को कब्जा कर लेते हैं। मार्च 1858 में लखनऊ को और तात्या टोपे किसी तरह से कानपुर से निकलकर रानी लक्ष्मीबाई से मिल जाते हैं। 3 अप्रैल 1858 को झांसी पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है ह्यूरोज के नेतृत्व में और रानी लक्ष्मीबाई और उनके जो साथी थे वो ग्वालियर की तरफ कूच कर जाते हैं। उन पर फिर से जून 1858 में हमला होता है और ग्वालियर पे कब्जा हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में शहीद हो जाती है। ठीक है, 17 जून को। और जो सिंधिया जो राजा रहता है इसमें अंग्रेज़ों की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और तात्या टोपे को बाद में फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। तो ये पूरा कहानी रहती है 1857 की। फिर इसके बाद क्या होता है, द ब्रिटिश वर एबल टू रिकैप्चर बरेली, बनारस एंड प्रयागराज बाई जून 1858। मई जून तक आते आते इन सब इलाकों पे वापस से कब्जा हो जाता है अंग्रेज़ों का। और आफ्टर बीइंग डिफीटेड बेगम हजरत महल हु लेड द रिवॉल्ट इन लखनऊ एंड शाहजहाँपुर टुक रेफ्यूज इन नेपाल। देयर द रिवॉल्ट वॉज कम्प्लीटली सप्रेस्ड इन जुलाई 1858। तो कुल मिला के जो बगावत थी वो ले दे के ख़त्म हो गई थी 18 जुलाई तक आते आते। तो ये थी। अब हम बात करते हैं कुछ इलाकों की जहाँ पे जो सेंटर थे, सेंटर ऑफ रिवॉल्ट थे, वहाँ के इंडियन लीडर थे और फिर उसके बाद उसके ब्रिटिश लीडर कौन थे, तो इसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में रिबेलियन की जो लीडर थी उनका नाम था बेगम हजरत महल और बिरजेश कादिर। और यहाँ पे जो इस विद्रोह को जो दबाया था वो था कॉलिन कैंपबेल। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे थे और यहाँ पे विद्रोह को दबाया था जनरल हैवलॉक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और यहाँ पे ह्यूरोज नाम का जनरल था, वो इस युद्ध को, मतलब इस बगावत को समाप्त किया था।
इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली था और यहाँ पे कर्नल नील नाम के बंदे ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ पे भी कर्नल नील ने कब्जा मतलब इस विद्रोह को दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान था और यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल नाम के एक बंदे ने इस बगावत को ख़त्म किया था। मथुरा में देवी सिंह थे और यहाँ पे भी कर्नल नील आके आया था। कालपी में तांत्या टोपे और तांत्या टोपे यहाँ पे भी कर्नल नील आया था जो कि इस विद्रोह को समाप्त किया। फतेहाबाद में अजीमुल्ला थे और यहाँ पे जनरल रेनाल्ड आया था इस विद्रोह को दबाने। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह थे और यहाँ पे विलियम टेलर और विंसेंट आर्थर थे। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे और यहाँ पे भी यही दोनों थे। तो कुल मिला के ये पूरा बगावत का सीन था, यहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ रिवोल्ट था। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में कि इसका आउटकम हमें देखने को क्या मिलता है और इसके बाद आगे की क्या चीज़ें चलती रहती हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय।